हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेंद्र सैनी आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और अपना क्लासिफिकेशन वाला पार्ट चल रहा था। हमने क्लासिफिकेशन के पार्ट फर्स्ट और सेकंड के अंदर जो मुख्य रूप से पंच जगत प्रणाली जो आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दी गई थी उसको हमने पढ़ना आरंभ किया था। और अपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड के अंदर आते आते हमने बैक्टीरिया के बारे में, यानी कि बैक्टीरिया के सभी प्रकारों, किस किस प्रकार के बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, कौन से लाभ होते हैं, लाभकारी बैक्टीरिया है, कौन से हानिकारक बैक्टीरिया है, किन बैक्टीरिया के ऊपर कैसा कंपटीशन के ऊपर अंदर क्वेश्चन आ चुका है या आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, उसके बारे में हमने देख लिया था। और हमने जो बैक्टीरिया वाला जो पोर्शन पढ़ा था उसके अंदर अपना छोटा सा एक भाग बाकी रह गया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, उसको आज कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला जगत प्रोटिस्टा, क्योंकि हम मोनेरा पढ़ रहे थे जगत मोनेरा के अंदर। उसके अंदर क्या थे, उसके अंदर एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव आते थे, तो उसका एक टॉपिक पीछे रह गया था, उसको आज देखते हैं। उसके अंदर था, देखो, ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणु, ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर कंपटीशन में ऑप्शन के ऊपर काफी बार क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, निम्न में से ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, कौन सा जीवाणु किस प्रकार का जीवाणु है। पहले तो अपने को देखना है कि ये ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं। ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, किसके आधार पर इसका पॉजिटिव या नेगेटिव कोई टेस्ट होता है क्या इनके अंदर, उसी को देखते हैं। देखिए, ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव है, वो एक वैज्ञानिक था स्वीडन का जिसका नाम है क्रिश्चियन ग्राम। क्या नाम है? वैज्ञानिक का नाम है क्रिश्चियन ग्राम। वैज्ञानिक का नाम क्या है? क्रिश्चियन ग्राम। इसे क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 के अंदर क्या किया? अभिरंजन विधि द्वारा। क्या किया? अभिरंजन विधि द्वारा। अभिरंजन मतलब कि स्टैनिंग करना किसी भी चीज की। अभिरंजन विधि द्वारा जीवाणुओं को दो भागों में बांटा। अभिरंजन विधि द्वारा जीवाणुओं को उसने दो भागों के अंदर बांटा था। कौन कौन से वो दो भाग थे वो देखना है। वो दो भाग थे, एक तो था ग्राम पॉजिटिव और एक थे ग्राम नेगेटिव जीवाणु। जी मतलब ग्राम नेगेटिव, ठीक है, याद रह जाएगा। क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 के अंदर अभिरंजन विधि द्वारा जीवाणुओं को दो भागों में विभेदित किया। एक है ग्राम पॉजिटिव और एक है ग्राम नेगेटिव। अब देखो, ग्राम पॉजिटिव क्या होते हैं और ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं। तो क्रिश्चियन ग्राम ने क्या किया, एक ग्राम अभिरंजक होता है जो क्रिस्टल वॉयलेट, यानी कि वे जीवाणु जो ग्राम अभिरंजन ग्राम अभिरंजन कौन सा? क्रिस्टल वॉयलेट। ग्राम अभिरंजन क्रिस्टल वॉयलेट से अभिरंजित कर देने, क्रिस्टल वॉयलेट से अभिरंजित कर देने पर तथा बाद में एल्कोहल से धोने पर, देखो पहले क्या करना, वे जीवाणु जिनको ग्राम अभिरंजक, कौन सा ग्राम अभिरंजक? क्रिस्टल वॉयलेट से अभिरंजित करना, यानी कि स्टैनिंग करना, उसको डुबोकर उसके अंदर कलर की स्टैनिंग करवाना। उसके बाद एल्कोहल से धोने पर भी क्या होते हैं, वह अभिरंजित बने रहते हैं। ऐसे जीवाणु क्या कहलाता है? ग्राम पॉजिटिव जीवाणु कहलाता है। याद रहना जरूरी है। देखिए, क्योंकि क्रिस्टल वॉयलेट क्या है, ऑप्शन के अंदर यह भी मिलता है। क्रिस्टल वॉयलेट ग्राम अभिरंजक होता है। ग्राम अभिरंजक मतलब कि जब एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं को क्रिस्टल वॉयलेट के अंदर स्टैनिंग की जाती है और उसके बाद उनको एल्कोहल से धोया जाता है, तो कुछ जीवाणु होते हैं जिनके अंदर वो अभिरंजन, क्रिस्टल वॉयलेट का अभिरंजन धोने के बाद भी क्या रह जाता है, उसका अंदर कलर या उसका अभिरंजन रह जाता है। इस प्रकार वो उस ग्राम अभिरंजन के खिलाफ क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो उस प्रकार उन जीवाणुओं को क्या कहा जाता है? ग्राम पॉजिटिव जीवाणु। अब इन ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं के एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला इसका एग्जाम्पल देखिएगा, सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर आया वाला माइक्रोकोकस। क्या है?
कोकस जीवाणु। माइक्रोकोकस जीवाणु एक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। ठीक है, एक और एग्जांपल लगता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस ये भी क्या है, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। एक और एग्जांपल लगते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस दूध को दही वाला, ये भी क्या है, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। तो एग्जाम्पल याद रखना, सबसे ज्यादा बार माइक्रोकोकस एग्जाम के अंदर पूछा गया है। निम्न में से ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है, ऑप्शन के अंदर माइक्रोकोकस ज्यादा मिलता है। ठीक है, 3 एग्जाम्पल याद रखना है, माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस क्या है, ग्राम पॉजिटिव जीवाणु है। अब देखते हैं ग्राम नेगेटिव जीवाणु क्या होते हैं। ग्राम नेगेटिव मतलब कि जस्ट इसका उल्टा, इसका ऑपोजिट। यानी कि हमने यहां पर क्या बात की है, हमने यहां पर कहा है कि वे जीवाणु जो ग्राम अभिरंजन यानी कि क्रिस्टल वॉयलेट से अभिरंजित कर देने के बाद एल्कोहल से धोने के बाद भी क्या रहते हैं, अभिरंजित रहते हैं, मतलब कि इसके खिलाफ पॉजिटिवनेस प्रेजेंट करते हैं। इसका उल्टा क्या रहेगा, कुछ ऐसे जीवाणु या वे जीवाणु जिनको क्रिस्टल वॉयलेट यानी कि ग्राम अभिरंजन से अभिरंजित कर देने के बाद एल्कोहल से धोने पर उनके अंदर कोई भी अभिरंजन बचता ही नहीं है, यानी कि वो अभिरंजित बने रही रहते हैं, कलर उसके अंदर प्रदर्शित नहीं होता है। तो उस ग्राम अभिरंजन या क्रिस्टल वॉयलेट के खिलाफ वो नेगेटिविटी प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार इन्हें ग्राम नेगेटिव जीवाणु कहा जाता है। तो देखो, ग्राम पॉजिटिव हो गया। जीवाणुओं की बात की जाए तो क्रिस्टल वॉयलेट से अभिरंजन पश्चात एल्कोहल से धोने पर, क्रिस्टल वॉयलेट से अभिरंजन पश्चात एल्कोहल से धोने पर वे अभिरंजित नहीं रहते हैं, वे अभिरंजित नहीं रहते हैं। इस प्रकार के जीवाणु क्या कहलाते हैं, ग्राम नेगेटिव जीवाणु कहलाते हैं। ग्राम नेगेटिव जीवाणु के एग्जाम्पल की बात की जाए तो पहला एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपना है विब्रियो। विब्रियो कोलेरी आपने नाम सुना होगा, हेजा वाला विब्रियो की जो जातियाँ होती है वो ग्राम नेगेटिव होती है। और बात की जाए तो राइजोबियम है। राइजोबियम भी हमने कल बात की थी अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर। राइजोबियम है जो लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों की जड़ों के अंदर पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु होता है, सहजीविता प्रदर्शित करता है। और इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो साल्मोनेला, टाइफाइड रोग वाला साल्मोनेला टाइफी वाला, ये सारे क्या है, ये क्या है, ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। क्या है, ग्राम नेगेटिव जीवाणु। तो वैज्ञानिक था स्वीडन का क्रिश्चियन ग्राम, पैसे से एक चिकित्सक या डॉक्टर था जिसने अभिरंजन विधि द्वारा जीवाणुओं को 2 भागों में बांटा या उसके 2 प्रकार को अलग किया। एक था ग्राम पॉजिटिव, एक था ग्राम नेगेटिव। एग्जाम्पल अपने को याद रखना, परिभाषा कोई नहीं पूछेगा। ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव इतना याद रख देना कि जिसके अंदर पॉजिटिवनेस होती है किसके प्रति, ग्राम अभिरंजन यानी क्रिस्टल वॉयलेट के प्रति, यानी कितना भी 2-2, एल्कोहल से भी 2-2, लेकिन उसका कलर नहीं जाता, ये समझ लीजिए, वो क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव। यहाँ पर इसका उल्टा, कलर चला जाता है, अभिरंजन नहीं रहता बाद में, तो वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव के एग्जाम्पल 3 विब्रियो, राइजोबियम, साल्मोनेला। और पॉजिटिव के एग्जाम्पल बात करें माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस। तो ये अपना जो पहला जगत था, कौन सा जगत था, मोनेरा का जो बैक्टीरिया वाला जो जगत था, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय, वो यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद पंच जगत प्रणाली का दूसरा जगत कौन सा है, दूसरा जगत की हम बात करते हैं, वो था अपना जगत प्रोटिस्टा। जगत प्रोटिस्टा हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आर.एच. व्हीटेकर द्वारा पंच जगत प्रणाली, आर.एच. व्हीटेकर द्वारा दी गई पंच जगत प्रणाली को हम पढ़ रहे हैं। पंच जगत प्रणाली मतलब कि हम 5 जगत के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से 5 जगत थे, पहला था मोनेरा, दूसरा आया है प्रोटिस्टा, तीसरा क्या था, फंजाई, चौथा प्लांटी और 5वां एनिमेलिया। तो हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं आज, जगत प्रोटिस्टा। अब देखो जगत प्रोटिस्टा क्या होता है, याद रहे, अपने को पता है कि पीछे वाला क्या था, मोनेरा था, उसमें क्या थे, एक कोशिकीय जीव थे, लेकिन क्या थे, प्रोकैरियोटिक थे। यहां पर क्या आ गया कि इसके आगे का यानी कि विकसित प्रकार के जीव आ जाएंगे, यानी कि एक कोशिकीय है लेकिन वो क्या है, यूकैरियोटिक है। तो इसका स्पेशल कैरेक्टर यही हो गया, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव प्रोटिस्टा जगत के अंदर आते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं, ये अधिकांश जलीय होते हैं, सबसे ज्यादा जलीय
जीव हैं या जलीय जीव या जल की धारा के साथ बहते हैं या स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं? जल के अंदर, इसलिए क्या है, अधिकांश जलीय जीव होते हैं। और दूसरी बात की जाए तो अपने को पता है कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत स्वच्छ जल में, स्वच्छ जलीय आवासों में लहर के साथ बहने वाले जीव वगैरह सभी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव आते हैं। और इसी का कारण भी यही था नया जगत बनाने की, कि एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव और प्रोकैरियोटिक जीव को अलग करना था। अब देखो प्रोटिस्टा को कितने भागों में बांटा गया? मुख्य रूप से प्रोटिस्टा को 4 भागों में बांटा गया है। प्रोटिस्टा को 4 भागों में किन 4 भागों में बांटा गया है? पहला है क्राइसोफाइटा। कौन सा है? क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा प्रोटिस्टा जगत को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है क्राइसोफाइटा। अब क्राइसोफाइटा के अंदर क्या आते हैं? क्राइसोफाइटा के अंदर आते हैं सुनहरे शैवाल है, डॉस्मिट है, डायटम है, वो वगैरह आते हैं। एग्जाम्पल आपने बहुत बार सुना होगा, सुनहरे शैवाल, डॉस्मिट, डायटम, ये सारे क्या आते हैं? ये सारे क्राइसोफाइटा के अंदर आते हैं। अब क्राइसोफाइटा के अंदर सुनहरे शैवाल, डॉस्मिट आते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे? एक बात इसकी नोट लगाकर याद रखना कि ये केवल स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, केवल स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। क्या? क्राइसोफाइटा वर्ग के उपवर्ग के अंदर आने वाला जगत प्रोटिस्टा का क्राइसोफाइटा वर्ग, जिसके अंदर जो जीव आते हैं वो स्वच्छ जल के अंदर पाए जाते हैं। अब जीवों का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पहला बात करी जाए तो इसका सिम्बेला, सिम्बेला एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है। दूसरी बात की जाए नेविकुला, सिम्बेला है, नेविकुला है, ये सारे क्या है? क्राइसोफाइटा वर्ग के अंदर आने वाले हैं। एक और एग्जाम्पल है पिनुलेरिया, पिनुलेरिया, ये सारे क्या है? क्राइसोफाइटा के अंदर आने वाले स्वच्छ जल में रहने वाले एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, अब देखो मुख्य रूप से इसके अंदर क्या होता है कि ये सभी क्या है? सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं जो क्या होते हैं? जल की धारा के साथ बहते हैं। किसकी धारा के साथ? जल की जो धारा होती है उस जल की धारा के साथ बहते हैं, जल की धारा के साथ बहते हैं। ठीक है, पहला वर्ग हो गया क्राइसोफाइटा, किसका? प्रोटिस्टा का। दूसरा वर्ग क्या है? दूसरा उपवर्ग है इसका जगत का, वो है यूग्लिनोइड। क्या है? यूग्लिनोइड। अब देखो यूग्लिनोइड क्या होते हैं? यूग्लिनोइड होते हैं वे एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव जो स्थिर व स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, स्थिर व स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। स्थिर व स्वच्छ जल में कैसे? देखो यहां पर हमने क्या बात की थी, ये स्वच्छ जल में होते हैं लेकिन जल की धारा के साथ बहते हैं, यानी कि बहते जल के अंदर पाए जाते हैं। यूग्लिनोइड स्थिर व स्वच्छ जल के अंदर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल अपने को पता होना चाहिए। अब देखो यूग्लिनोइड की एक विशेषता होती है कि इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, एग्जाम्पल यूग्लिना। क्या एग्जाम्पल है इसका? यूग्लिना। ठीक है, आसानी से याद रह जाएगा अपने को, यूग्लिना यूग्लिनोइड का एग्जाम्पल है। तीसरे की बात की जाए तो तीसरा इसका जो उपवर्ग है वो है अपवंक कवक। क्या है? अपवंक कवक, जिसे स्लाइम मोल्ड्स कहा जाता है। अपवंक कवक मतलब कि नाम से पता चलता है कि स्लाइम मोल्ड्स मतलब कि मृतपोषी होंगे, यानी कि मरी हुई चीजों या मरे हुए सड़े गले पादपों, मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन या भरण पोषण करने वाले सूक्ष्म जीव रहेंगे। और बात की जाए तो यह प्रोटिस्टा के अंदर एकमात्र ऐसा उपवर्ग है जो मृतपोषी होता है। ठीक है, अपवंक कवकों की और की बात की जाए तो यह हमेशा याद रखना कि ऐसे क्षेत्रों के अंदर पाए जाएंगे जो जहां पर दलदल वाला क्षेत्र हो, जहां पर सड़ी गली चीजें ज्यादा मात्रा में पाई जाती हो, ऐसा पानी जिसके अंदर मृत अवशेष बहते रहते हो, वहां पर अपवंक कवक पाए जाएंगे। इसका एग्जाम्पल याद रखना डिक्टियोस्टीलियस, एग्जाम्पल है डिक्टियोस्टीलियस। ये क्या है? अपवंक कवक का एग्जाम्पल है डिक्टियोस्टीलियम। अब देखो अपवंक कवक भी आ गए, मृतपोषी मृतजीवी वाला, यूग्लिनोइड स्थिर स्वच्छ जल वाला, क्राइसोफाइटा सुनहरे जल वाला। यहां तक क्या था कि आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली के अंदर इनको मुख्य रूप से प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिसको हम जीवों के अंदर भी पढ़ते हैं, स्टार्टिंग एज के अंदर यानी कि एनिमेलिया के अंदर भी, और उस जगत का नाम है प्रोटोजोआ। उसको भी काफी लोग इसके अंदर मानते हैं, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मतलब कि ऐसे परपोषी परजीवी एक कोशिकीय जीव होते हैं, परपोषी
परजीवी एक कोशिकीय जीव होते हैं जो सूक्ष्म मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा डेवलप्ड होते हैं। क्या होते हैं? डेवलप्ड होते हैं। एग्जाम्पल प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल अपने को याद रखना है, अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम आदि। इस प्रकार जगत प्रोटिस्टा बहुत ही छोटा सा जगत है। इसके अंदर मुख्य 4 उपवर्ग थे, इसके हमने एक एक के एग्जाम्पल देखे। क्या आप कौन सी जगह पर कहाँ पर कौन सा जीव पाए जाते हैं, क्या इसकी विशेषता है, हर एक का एक एग्जाम्पल अपने को याद रखना है। देखिए प्रोटिस्टा का क्रस्टोफाइटा में सिम्बेला, नेविकुला, पिनुलेरिया, इनमें से एक याद रख जाना, सबसे ज़्यादा सिम्बेला इंपॉर्टेंट है। यूग्लिनाइड का तो एक ही एग्जाम्पल है, यूग्लिना, नाम से कॉमन है दोनों। अपवंकों का याद रखना, डिक्टियोस्टीलियम, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, ये हम छोटी क्लासों से पढ़ के आए हैं। अमीबा, एंट अमीबा, हिस्टोराइटिका, पैरामीशियम, चप्पल जैसी आकृति वाला एक कोशिकीय जीव। ये सारा, ये क्या जगत था अपना? दूसरा जगत था पंच जगत प्रणाली का जगत प्रोटिस्टा। अब हम बात करेंगे तीसरा कौन सा है? तीसरा है अपना कवक। कवक जगत के बारे में बात करते हैं। तीसरा जगत की बात करते हैं पंच जगत प्रणाली में, वो है अपना कवक जगत। कवक जगत, किंगडम फंजाई। ठीक है, कवक जगत की बात करते हैं तो इसका थोड़ा नॉर्मल डिस्क्रिप्शन देखते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल किस रूप में अपने काम आते हैं वो देखेंगे। देखो कवक, सबसे पहले तो बात करने की, ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी मतलब कि जल, नभ, थल सब जगह पर पाए जाते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है पृथ्वी के ऊपर जहां पर कवक नहीं पाए जाते। ठीक है, अब कवक क्या है कि आप अपने दैनिक जीवन के अंदर भी कवकों को आसानी से महसूस करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। कैसे? चलिए समझाने का आसान तरीका है कि आपने कभी भी रोटी की सड़ना है, रोटी संतरे पर फफूंद आना है, सब्जियों के ऊपर फफूंद आता है, वो सब क्या होते हैं? वो सब कवक होते हैं। और बात की जाए तो यीस्ट है, जो वो भी एक प्रकार का कवक होता है। कुकुरमुत्ता, छत्रक, वो सभी क्या है जो अपने आम जीवन में हम सब देखते हैं, वो सारे कवक होते हैं। कवक का पादप शरीर होता है, यानी कि इनका पादप शरीर की बात की जाए तो वो पादप शरीर साक्षित तंतुमय होता है। साक्षित तंतुमय, कैसा तंतुमय होता है? कवक तंतुमय होता है। साक्षित कवक तंतुमय शरीर इनका पाया जाता है। और सभी प्रकार के जो कवक होते हैं वो परजीवी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। ये इसकी जनरल इंट्रोडक्शन थी। अब अपने एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? अपने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई भी औषधि है तो किस कवक से बनती है? कवक, ये निम्न में से कौन सा कवक अपने लिए लाभदायक है, कौन सा हानिकारक है, कौन सा पशुओं के अंदर रोग देता है, पादप के अंदर रोग फैलाता है, या मवेशी या पशुओं के अंदर, मानवों के अंदर रोग फैलाता है, या कुछ ऐसे कवक की भी है क्या जिनको खाने से पशुओं के अंदर अचानक मृत्यु हो जाती है? आप देखते होंगे कि एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बन गया है कि वो आजकल क्वेश्चन घुमा के यही पूछते हैं कि मवेशी जब आसानी से खेतों के अंदर चरते हैं और कुछ ऐसी चीज खा जाने पर उनकी मृत्यु हो जाती है जिसका पता ही नहीं चलता, तो उसका ऑप्शन में कवक हमेशा मिलता है। क्योंकि कुछ ऐसे कवक होते हैं जिनको बहुत जहरीला होता है, बहुत विषैला होता है, उनकी एक पत्ती भी अगर शरीर के अंदर चले जाए पशुओं के तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार में कवक होते हैं वो हानिकारक रूप में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये एसएससी का क्वेश्चन होता है। उसके अंदर आपने को एक एग्जाम्पल मिलता है रूसेला। रूसेला एग्जाम्पल मिलता है जो सबसे ज्यादा विषैला कवक माना जाता है, जो क्या होता है घास के साथ उगता है और मवेशी पशु है जो उसको खा लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो अब इनके देखते हैं कि अपने लिए इनका प्रभाव क्या है, यानी कि इसका महत्व क्या है अपने लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि कवकों का लाभदायक महत्व। कवकों का लाभदायक महत्व। लाभदायक महत्व मतलब कि कवक अपने दैनिक जीवन के अंदर किन चीजों के अंदर अपने लिए फायदेमंद है। पहले तो भोजन के रूप में। कैसे? कि आपने को पता है कि सभी प्रकार के जो कवक होते हैं उन कवकों को कुछ जीव जंतु, पादप और मानव भी भोजन के रूप में उपयोग में करते हैं। कैसे? आपने सभी ने सुना होगा मोरकेला, अगेरिकस, यीस्ट वगैरह, आपने बहुत प्रकार के नाम सुने होंगे। वो सब क्या होता है? उनके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो एग्जाम्पल लिखता हूं, देखो मोरकेला, यीस्ट, ये सब क्या है? मोरकेला, यीस्ट, एस्केरिस, मोरकेला, यीस्ट, एस्केरिस, ये सब अगेरिस, एस्केरिस नहीं, एस्केरिस तो हो जाता है जंतु वाला, एक जीव होता है बड़ा। अगेरिकस, ये क्या है? ये सभी प्रकार के भोजन के रूप में पाए जाने वाली कवक है। अब इनके अंदर पाया क्या जाता है? इनके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए लोग इनको खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो भोजन के रूप में क्या आता है? यीस्ट अपने को सबसे ज्यादा
देखने को मिलता है। ब्रेड वगैरह बनाने के अंदर यीस्ट वगैरह का काम लिया जाता है सड़े कर किसी भी चीज़ को सड़ाने गलाने के लिए। तो ये सब काम किस में आता है? भोजन के रूप में आता है। और उनको हम आसानी से खा लेते तो भी अपने शरीर के अंदर क्या नहीं होता, कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं होता, ज़्यादा मात्रा में खाने पर हानि पहुँचती है। दूसरा क्या होता है कि दूसरा होता है इनका औषधीय महत्व। दूसरा क्या होता है इनका? औषधीय महत्व। औषधीय मतलब कि कुछ ऐसे कवक भी होते हैं क्या, जिनको हम दवाइयाँ औषधि के रूप में काम ले लेते हैं, जिससे अपने को प्रतिजैविक औषधियाँ बनती है। क्या? प्रतिजैविक औषधियाँ। प्रतिजैविक मतलब कि एंटीजेनिक। तो आपने नाम सुना होगा पेनिसिलिन। क्या? पेनिसिलिन की दवाइयाँ बनती है। तो पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक प्रकार की औषधि है, प्रतिजैविक औषधि है, जो किससे मिलती है? पेनिसिलियम नोटेटम से मिलकर बनती है। यानी किससे प्राप्त होती है? कवक है पेनिसिलियम नोटेटम। इस कवक से पेनिसिलिन औषधि अपने को प्राप्त होती है। एक और औषधि होती है जिसका नाम है हेलेन। क्या नाम है? हेलेन प्रकार की एंटीजेनिक प्रतिजैविक औषधि अपने को प्राप्त होती है पेनिसिलियम फ्यूसिकुलोसिस से। याद रखना, दोनों पेनिसिलियम जाते हैं, पेनिसिलियम फ्यूसिकुलोसिस से। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी कवक हैं जो अपने को प्रतिजैविक औषधियां बनाने में मदद करते हैं। तो इनका औषधीय रूप में भी अपना लाभदायक महत्व है। और बात करें तो इनका औद्योगिक महत्व भी है। औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्रियल में इनका भी क्या है? बहुत ज़्यादा मात्रा में इनका उपयोग है, महत्व है। औद्योगिक महत्व कैसे? कि कुछ कवक की जातें होती है जिनके अंदर एंजाइम, कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल बनाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि पेनिसिलियम है, एस्परजिलस है, बात की जाए स्ट्रेप्टोमाइसिटीज है। ये सब क्या है? ये सभी है जो औद्योगिक महत्व में आने वाली कवकें हैं। काम क्या होता है इनके 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 अंदर पाए जाने वाले एंजाइम से एल्कोहल, कार्बनिक अम्ल और एल्कोहल, ये सब बनाने में इनका काम में लिया जाता है। और इसका एग्जाम्पल है एस्परजिलस। एस्परजिलस है। और बात कर ली जाए तो स्ट्रेप्टोमाइसिटीज है, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज। ये सारे क्या है? औद्योगिक रूप से काम आने वाले क्या है? कवक हैं। अब देखो औषधीय आ गई, औद्योगिक आ गया, औषधि आ गया, भोजन के रूप में आ गया। कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो कवक होते हैं जो पादप हार्मोनों को क्या करते हैं? वृद्धि करवाते हैं, यानी कि उनको उत्सर्जित करने में मदद करते हैं पादप हार्मोनों को। पादप हार्मोनों को कैसे? याद रखना कि जिब्रेला फ्यूजिकोरई एक नाम है कवक का, जिब्रेला फ्यूजिकोरई। जिब्रेला फ्यूजिकोरई क्या होता है? एक कवक है जो पादप वृद्धि हार्मोन क्या होता है? ये पादपों के अंदर वृद्धि हार्मोन आपने को पता है कौन सा है? जिब्रेलिन। उसके उत्सर्जन में क्या करता है? मदद करता है। तो पादपों की वृद्धि के लिए भी क्या करता है? ये मदद करते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो मुख्य रूप से अपने को पता है कि जैसे म्यूकस है, राइजोपस है, ये कवक होते हैं जो अपने अंदर से स्टेरॉइड का उत्सर्जन करते हैं, जो गठिया रोग में मदद करते हैं। वो भी उनका क्या हो गया? एक प्रकार का औषधीय प्रयोग हो गया। तो इस प्रकार ये तो थे अपने लाभदायक महत्व। ठीक है। अब कुछ कवकों के क्या होते हैं? हानिकारक महत्व भी होते हैं। तो उन हानिकारक महत्व को भी हम देख लेते हैं कि क्या कवक अपने दैनिक जीवन के अंदर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहला हानिकारक प्रभाव की बात की जाए तो पादपों के अंदर रोग पैदा करते हैं। तो पहला क्या है? पादप रोग। पादप रोग। अब पादप रोग कौन कौन से? आपने को पता है सरसे का सफेद किट्टी रोग, गेहूं का बाली रोग, या दूसरे की बात की जाए मुख्य रूप से बाजरे के अंदर पाया जाने वाला कोली वाला रोग। ये सभी रोग किसके वजह से होता है? कवकों की वजह से होता है। तो लिख देता है पहला सरसे का किट्टी रोग, सरसों का किट्टी रोग। दूसरा बात की जाए तो गेहूं का रोली रोग, गेहूं का रोली रोग, या मूंगफली का टिक्का रोग। ये सारे किसकी वजह से होते हैं? कवक की वजह से। मूंगफली का टिक्का रोग ये किसकी वजह से होता है? पादप रोग। ये जो कवकों की वजह से पादपों के अंदर रोग फैलते हैं। अब कुछ होते हैं जो मनुष्य या पशुओं के अंदर भी होते हैं। मनुष्य व पशु के अंदर भी क्या होते हैं?
कवकों की वजह से रोग होते हैं। अपने को पता है मनुष्य के अंदर कवक की वजह से क्या हो सकता है, सबसे पहले तो श्वास लेने में तकलीफ हो सकती है, तो श्वसन संबंधी रोग, श्वसन संबंधी रोग, या कुछ कवक होते हैं जो अपने को एलर्जी देते हैं, एलर्जी, रिंग वर्म, दाद वगैरह होना, ये सब क्या होता है, ये मनुष्य व पशुओं के अंदर कवकों की वजह से रोग होता है। कवक आसानी से ज़्यादा मात्रा में कवक लग जाता है, फिर वो सड़ा गला देते हैं, अपनी त्वचा को एलर्जी देते हैं, रिंग हो जाती है, रिंग वर्म, दाद हो जाता है। ये भी क्या होता है, पशुओं मनुष्यों के अंदर रोग हो जाते हैं। और भी कुछ होता है, जैसे खाद्य पदार्थों को खराब भी कर देते हैं, खाने पीने की चीज़ों को खराब कर देते हैं, जो भी अपना ब्रेड, बटर, रोटी, सब्जी, अचार वगैरह है, उसके ऊपर क्या हो जाती है, खाद्य पदार्थों को ये खराब कर देते हैं। और चौथा होता है, कुछ ऐसे होते हैं, मैंने नाम भी लिया, रुसेला, विषैले कवक होते हैं जिनकी वजह से पशुओं की मृत्यु हो जाती है। एग्जाम्पल है रुसेला। 90% चरने वाले पशुओं की मृत्यु रुसेला कवक की खाने की वजह से हो जाती है। ठीक है, तो ये था अपना आज का कवक जगत, ये भी कंप्लीट हो गया, प्रोटिस्टा भी कंप्लीट हो गया था और मोनेरा भी कंप्लीट हो गया। कल हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला पंच जगत प्रणाली का जगत प्लांटी यानी पादप वर्ग, उसको पढ़ेंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप एनवीरा एजुकेशन का जो चैनल है उसके ऊपर बहुत प्रकार की विशेष कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं, अपने मैराथन क्लासेस चलती रहती है, उन सभी को आप देखिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।